हेलो। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने रैंडमली एक मैथमेटिकल सेक्शनल टेस्ट 3 दिया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं 1 भी दिया था, 2 भी दिया था, तो 3 का मैं सोच रहा हूँ एनालिसिस करवाने का। 2 1 भी करवा सकता हूँ, पर चलिए 3 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में 3 दिख गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शायद 3 ही दिया हूँ। ये 14 मई 2025 को दिया था, तो आज से शायद कुछ 15 16 17 दिन पहले मैं दिया था। आज 3 जून है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें मेरा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें 30 में 30 अटेम्प्ट किया था, 27 सही और 3 गलत है। तो देखते हैं कैसे गलती हो गया मुझसे। वीडियो भी 1 मिनट होने को चला है, तो चलिए एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं इसको चेंज कर दूंगा लैंग्वेज को, तो आप ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। चलिए, बोला गया सुरेश एंड महेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000 महेश शेयर इज। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि एक दो आदमी सुरेश और महेश नाम के। तो सुरेश मान लीजिए 1,15,000 इन्वेस्ट करता है, तो जो महेश है ना वो 1,85,000 इन्वेस्ट करता है। अब एक बात बताइए, अगर सुरेश ने कम इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट उसको कम मिलेगा, महेश ज्यादा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट रेशियो में काटते हैं, तोड़ देते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर इसको काटिए, तो इधर भी 3 जीरो है, इधर भी 3 जीरो है, लास्ट में कट जाएगा। ये 5 से कटेगा, 23 बचे, 15 से होता है ना। ये कटेगा कितना से, तो 3 बचे 15 और 7 बचे 35, तो 23:37 रेशियो मिला। सबसे छोटा रेशियो जो मिला वो मिला 23:37। इसका मतलब कि अच्छा, इसको टोटल कर लेता हूँ एक बार, पहले समझाता हूँ क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अगर 60 रुपये इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसमें 23 रुपया जो है ये सुरेश ने किया है, और 37 रुपया किसने किया है, महेश ने किया है। सेम चीज है। 1,15,000 जो था यहाँ पर, उसको मैं तोड़ा हूँ, काटा हूँ, छोटा किया हूँ, तो 23 और 37 का रेशियो आया। तो अब समझ लीजिए ऐसा है कि 60 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट है तो 23 रुपया उसमें सुरेश का है और 37 रुपया महेश का है। पूछा जा रहा है कि 18,000 रुपया अगर टोटल प्रॉफिट हो तो महेश का शेयर कितना होगा। ऐसा समझिए कि 60 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो 23 रुपया ही सुरेश को मिलेगा और 37 रुपया ही महेश को मिलेगा। क्या बताया था, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिट। अगर इन्वेस्टमेंट कम तो प्रॉफिट भी कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि 60 रुपया ही मान लीजिए अगर प्रॉफिट होता है, तो 23 रुपया उसमें सुरेश को मिलेगा और 37 रुपया किसको मिलेगा, महेश को मिलेगा। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छा कलर दिखेगा। तो मैं कर लेता हूँ ब्लू कलर का। ठीक है, ठीक। चलिए, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए ठीक है। तो ये जो 60 है, ये 60 का वैल्यू दिया हुआ है 18,000 यहाँ पर। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। सॉरी, इस कॉमा को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 300। पूछा गया है इसमें महेश का शेयर कितना होगा। तो देखिए, ये सुरेश का शेयर था 23 और 37 किसका शेयर था, महेश का। तो तुमको 37 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 300 है तो 37 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 to 300 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 1 जा 21 का 1 हो गया, और 2 3 3 9 और 2 11। तो 1,10,000 सॉरी 11,100 जो है वो महेश का शेयर है 18,000 में। सॉरी, हाँ। तो इसका ये करेक्ट आंसर था। तो मैंने इसको 43 सेकंड में बनाया था। आप भी इसको बना सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में बनने वाला क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आपको ही पता है। तो इसको आप भी कोशिश कीजिए 1 मिनट के अंदर में बनाए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 18 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। तो 18 लड़के जो हैं वो किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो 18 बॉयज जो है किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा 18 बॉय और 24 दिन, यानी कि टोटल इतना वर्क कर रहा होगा। पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 27 बॉयज डू द सेम वर्क, यानी कि 27 लड़के जो हैं इसी टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। तो 27 बॉय से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा।
और 8 दिया 24 हो जाएगा, यानी कि 8 और 2 16। 16 दिन में खत्म कर देंगे इस काम को। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, राम एंड लाल हैव ए कंबाइंड सैलरी ऑफ 80,000 रुपए। राम और लाल का देखिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ में उसको लिखने की कोशिश कीजिए साइड में से। राम प्लस एल जो है वो कितना 80,000 रुपया दोनों के पास मिला करके, तो कंबाइंड लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, मैं शायद हिंदी करना भूल रहा हूँ। तो अगर आप हिंदी में, ऐसे तो ये हिंदी करने की जरूरत था नहीं, मैं इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ठीक है मैं क्वेश्चन को हिंदी कर देता हूँ, आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। तो राम और लाल का संयुक्त वेतन 80,000 रुपये, तो मैं 80,000 लिख दूंगा यहाँ पर। राम अपने वेतन का 90% और लाल अपने वेतन का 70% खर्चा कर देता है, और महीने के अंत में दोनों समान धन की बचत करते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, दोनों समान सेविंग करता है। तो लाल का वेतन क्या है, इसको बनाने का तरीका ऐसा होता है। मान लीजिए एक किसी का आपको ना ये करना होगा, तो उसके क्या बोलते हैं, सैलरी को एक्स मान लीजिए किसी एक का, तो उसको माना कीजिए ना जिसका आंसर आपको निकालना हो। किसका निकालना है, लाल का निकालना, तो लाल को एक्स माने। इससे क्या होना कि आपको आसानी होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप राम को भी एक्स ले सकते हैं, पर मैं आसान हो जाए क्वेश्चन इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने माना कि लाल का सैलरी एक्स था, तो राम का कितना हो जाएगा, 80,000 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम और लाल का सैलरी दिया हुआ है 80,000 रुपया दिया हुआ है ना। तो कहा जा रहा है लाल का सैलरी को मैंने एक्स मान लिया, तो राम का सैलरी 80,000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बोलता है राम अपने वेतन का 90% और लाल अपने वेतन का 70% खर्चा कर देता है। अब 90% अगर खर्चा कर देता है लाल, स्पेंड करता है, तो बताइए राम जो है कितना बचाता होगा, सेविंग कितना होगा इसका, तो सेविंग 10% होगा। 100 रुपया वेतन है, 90% 100% वेतन है, 90% खर्च कर दिया, तो 10% सेव कर रहा होगा। यानी कि 80,000 माइनस एक्स जो उसका वेतन है उसमें 10% वो सेव कर रहा है, तो कितना सेव कर रहा है, 80,000 माइनस एक्स गुना 10/100, इतना ही सेव कर रहा है ये राम। अच्छा अब आते हैं लाल पे। लाल क्या करता है कि 70% स्पेंड कर देता है, 70% जो है स्पेंड कर देता है, तो बताइए लाल बचाता कितना होगा, 30% बचाता होगा। सिंपल सी बात है, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 30% अगर लाल बचाता है और लाल का सैलरी अगर एक्स रुपया, तो बताइए कितना बचा लिया वो, तो एक्स गुना 30/100 वो बचा लिया। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं किसी को होगा। अब कह रहा है दोनों का जो है ना बचने, मतलब दोनों का जो सेविंग होता है वो समान है, मतलब दोनों बराबर है, यानी कि 80,000 माइनस एक्स गुना 10/100 का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो 30x/100 के बराबर में है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी 0 से 0 कट जाएगा और 10 दिया 30 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 80,000 माइनस एक्स बराबर 3x। सही लिखा हूँ, एक्स को उधर अगर उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 80,000, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। एक्स का मान मैंने किसका निकाला था, किसका माना था, देखिए यहाँ पर एक्स का मान किसका माना था, लाल का माना था, तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स का मान मैंने किसका माना था, लाल का माना था। लाल ही का वेतन पूछ रहा है, तो लाल का वेतन कितना आ गया, नीचे देखिए 20,000 आ गया लाल का वेतन। अगर पूछता राम का वेतन कितना है, तो 80,000 में से 20,000 घटा देने के 60,000 राम का वेतन हो जाता है, तो हमको लाल का पूछा था, लाल का वेतन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए 63% ने केवल सही किया, जबकि यह क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ ये है कि 1 मिनट में शायद आप नहीं सॉल्व कर पाए, पर कोई बात नहीं, 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। उसको सॉल्व करना था इसको एग्जाम में, आसान क्वेश्चन भी था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 26 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 29 मीटर पर सेकंड है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, मीटर में पूछ रहा है। मैं इसको इंग्लिश भी कर देता हूँ ताकि जो इंग्लिश वाले हैं थोड़ा सा उसको भी देख लें। हाँ जी, तो ऐसा समझिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई दी हुई है, नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक ट्रेन है, ट्रेन ऐसे आगे की ओर जा रही है और यहाँ से निकल गई। अच्छा प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेता हूँ कि एक्स लेंथ की प्लेटफॉर्म होगी, और ट्रेन की लंबाई को मैं वाई मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए ट्रेन क्रॉस करेगा इस प्लेटफॉर्म को, तो कितना दूरी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। पूरे प्लेटफॉर्म को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रॉस करना पड़ेगा, और उसका पहला इंजन से लेकर के जब तक आखिरी बोगी नहीं क्रॉस हो जाएगा तब तक नहीं कहेंगे कि ट्रेन क्रॉस हुआ है। यानी उसको टोटल जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी पूरे प्लेटफॉर्म की दूरी, अब प्लस अपनी दूरी, उसको इतनी तय करनी पड़ेगी, यानी डिस्टेंस जो है उसको इतना कवर करना पड़ेगा जब प्लेटफॉर्म को मतलब प्लेटफॉर्म से वो जब गुजर रहा होगा तो।
ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं तो बता ही दिया वहाँ पर डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी से बनता है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड मुझे दिया नहीं हुआ है, ठीक ना। ट्रेन पासेस ठीक है 42 सेकंड्स में, टाइम दिया हुआ है लेकिन स्पीड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि क्या निकाल लूँ, चलो स्पीड ही निकाल लेते हैं। अच्छा, स्पीड दिया हुआ, सॉरी, स्पीड दिया हुआ 29 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो स्पीड जब दिया हुआ तो स्पीड की जगह पर 29 रख दीजिए। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड की जगह 29 रख दे रहा हूँ। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। कैसे होगा आपको बता चुका हूँ। और टाइम कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पास करने में? 42 सेकंड्स लगता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई बराबर 29 इंटू 42। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही करना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए ये तो एक इक्वेशन में निकाल दिया। अब बोला जा रहा है एक आदमी भी खड़ा है, एक आदमी है ऐसे खड़ा, इसको ट्रेन पास कर रही है। तो देखिए आदमी का ना कोई ये मतलब आदमी का कोई लेंथ नहीं होता प्लेटफॉर्म की तरह की एक्स मीटर लंबा है वो फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता। आदमी की लंबाई ऊंचाई से मापी जाती है, उसकी फैला हुआ कितना वो नहीं मापी जाती है। तो कहीं आदमी पेड़ दिया रहेगा ना, तो उसका लेंथ को जीरो लेना है हमको, उसका लेंथ को कितना लेना है? जीरो लेना है। तो बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ट्रेन? तो बस ट्रेन अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब जिसका बाई डिस्टेंस है ट्रेन का, मैंने ट्रेन का लेंथ को बाई माना था, आपको पता होगा ऊपर में, तो बाई ही डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि इस केस में डी बराबर कितना हो जाएगा? बाई हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए फिर से, एस इजिकल टू डी बाई टी। तो इस बार की स्पीड का ट्रेन 29 मीटर पर सेकंड है, इस बार डी लेकिन बाई है, ध्यान रखिएगा। और टाइम कितना लगाता है? 29 लगाता है, 26 लगाता है, सॉरी 26 सेकंड लगाता है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 29 गुना 26 हो जाएगा। इस जो वैल्यू आया बाई बराबर 29 गुना 26, इसको ना इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ इक्वेशन बनाए थे ना हम, ये आपको दिख रहा हो रेड से मैं कर देता हूँ, इसमें पुट कीजिए। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, इक्वेशन था मेरा एक्स प्लस वाई बराबर था, कितना था देख लेते हैं एक बार, 29 इंटू 42 था। बाई के जगह पर मैं कहता हूँ 29 इंटू 26 पुट कीजिए, ये वाला वैल्यू को पुट कीजिए बाई के जगह पर, तो इतना हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैं ना उसको उधर लेके जाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 29 को कॉमन ले लूंगा, घटाऊंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 42 माइनस 26 को ऐसे लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 29 गुना 42 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 6 12 और 3 में 2 गया तो 16। यानी कि एक्स का वैल्यू हो गया इतना। पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ तो मैं एक्स क्या माना था? प्लेटफॉर्म ही का लेंथ तो माना था ना। बाई तो बाई माना हूँ ट्रेन का लेंथ, तो मुझे एक्स ही का वैल्यू निकालना है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट में चार जो है कहीं पर नहीं है, एक ही जगह पर है, फोर्थ ऑप्शन है। तो देखिए 16 में 44 लास्ट में चार आना है, और फिर 16 दूनी 32 और फिर 46, यानी कि 464 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 74% लोगों ने सही किया, जबकि आसान क्वेश्चन था, इसको 1 मिनट के अंदर में किया जा सकता है और मैंने किया भी, आप देख सकते हैं 53 सेकंड्स में ही किया है। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल का क्वेश्चन है। एलसीडी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर सिंस इट्स इंस्पेक्शन, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और पूछा गया है द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 6 years आर द मिनिमम फॉर विच साइज एलसीडी टीवी। सबसे कम जो है एलसीडी टीवी किस 6 साल में बिक्री हुआ है? इस 6 साल जो दिया हुआ ना 2012 से लेकर 17 तक, इसमें सबसे कम किस साल में किस आकार का, मतलब एलसीडी टीवी, सॉरी किस साल में नहीं, किस आकार का एलसीडी टीवी सबसे कम बिक्री हुआ है 6 साल में, जो पूछा गया है। देखिए इसको ना हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले 2000 ऐसे करेंगे, 40 इंच वाले को जोड़ेंगे, फिर 50 वाले को जोड़ेंगे, 55 वाले को जोड़ेंगे, 60 इंच वाले को जोड़ेंगे, 55 इंच वाले को जोड़ेंगे, 70 इंच वाले को जोड़ेंगे, 70 इंच वाले को जोड़ेंगे। इतना करने के उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा कौन है। ये सबसे बेवकूफी वाला तरीका है, एग्जाम में तो ये करना ही नहीं होता है। पूरा तो कभी करिए ही मत। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले तो पूरा मत कीजिए, ऑप्शन देखिए कौन कौन ऑप्शन है। तो 70 है, 50 है, 65 है, 75 है। तो 70 है, 50 है, 65 है और 75 यहाँ लिखता हूँ। ऑप्शन में यही चार है, 70, 50, 65 और 75। तो बाकी को देखने का जरूरत ही नहीं था, ये सबको देखने का जरूरत है कि जब ऑप्शन ही में नहीं है तो, ठीक है ना। तो 7 में से 3 तो ऐसे ही छट गया बिना ऑप्शन का, अब 4 बचा। अब 4 में देखिए जोड़ूंगा भी नहीं मैं, देखिए कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे? तो 70 50 को पहले कंपेयर कर लीजिए कि ज्यादा कौन बिका होगा।
50 वाला आप देख रहे हो कि 24 है तो 70 वाला में 8 है, 35 है तो 11 है, 46 है तो 12 है, 53 है तो 18। हमेशा आप देखिएगा तो 50 ज्यादा ही बिका हुआ है, 50 जो है 70 से ज्यादा ही है, तो मिनिमम तो 50 तो होगा नहीं। अब 70 और 65 को कंपेयर कीजिए, 70 65 में भी देखिएगा तो 11 है तो 8 है, 13 है तो 11 है, मतलब हर बार 65 जो है ज्यादा, बस एक साल 2014 में छोड़ करके। तो ऑब्वियसली बात है कि 70 तो 65 तो इससे कम नहीं होगा 65 के ऑप्शन से। अब 70 और 75 को कंपेयर करेंगे हम लोग। 8 है तो 7 है, 70 में अगर 8 है तो 75 में देखिए 7 है, 11 6 12 8 है, 18 11 14 14 21 16। तो किसी भी साल में 75 जो है 70 से ज्यादा हो ही नहीं रहा है। एक बार खाली केवल बराबर हुआ 2016 में, 14 14 दोनों बिका है, पर किसी बार ज्यादा नहीं हुआ 70 से। यानी कि सबसे कम जो बिका है वो 75 इंच का टीवी बिका है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 75 इंच वाला टीवी। देखिए इसको सॉल्व भी नहीं करना था, इसको मैं 1 मिनट 5 सेकंड में बनाया हूँ। मतलब ठीक है, वो प्रेशर भी होता है एग्जाम का थोड़ा, तो ठीक है, लेकिन इसको जल्दी बना सकते थे बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। एक अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 3 फॉर्मूला आपको, उसको ध्यान रख लीजिए। आपको पता नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, एक से एक नंबर है और उसके ऊपर में पावर लिखा हुआ है, तो इसको बेस बोलते हैं, बेस, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस कॉमन हो, मतलब बेस सेम हो, और जो नंबर है ना वो मल्टीप्लीकेशन में हो, इस तरह से, इस तरह से नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन में हो, और बेस तीनों का सेम, मतलब सब बेस सेम हो। एक और नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए d/2 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो सेम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है ना कि पावर जो है वो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, प्लस नहीं होता, मतलब ऐड हो जाता है। तो कैसे ऐड होगा, ए प्लस बी, अच्छा इसको ही प्लस करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस d/2 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। यानी बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, चाहे पावर कुछ भी हो, बस बेस सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा समझिए, अगर बेस सेम हो, बेस नीचे वाला बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो पावर जो है घट जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर को हम घटा देंगे, इस तरह से, ये भी याद रखिए। तीसरा, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर की अगर ऊपर पावर हो, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी एक्स के पावर ए और उसके ऊपर पावर बी, तो एक्स ए बी हो जाएगा पावर में। एक्स का पावर एम और उसके पावर एन, तो एक्स का पावर हो जाएगा एम इंटू एन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो अभी तक तो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी है, ये है गुना एक्स का पावर बी, एक्स का पावर सी, और पावर में फिर ए है, फिर एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए, और पावर में है बी। तो देखिए कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था कि बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर घट जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए क्या बताया था, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर गुना हो जाता है, यानी कि ए माइनस बी को सी से गुना कीजिए, तो पहले ए और सी का गुना होगा, फिर बी और सी का गुना होगा, इस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा। इंटू, फिर बी और ए को गुना कीजिए तो ए बी हो जाएगा, सी और ए को गुना कीजिए तो ए सी हो जाएगा, ठीक। इंटू एक्स, सी को बी से गुना कीजिए तो बी सी हो जाएगा, ए को बी से गुना कीजिए तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या देखिए, तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, आपको दिख रहा होगा, ये बेस एक्स है, यही एक्स है, यही एक्स है, और पावर में ए सी माइनस बी सी है, ए बी माइनस ए सी है, और बी सी माइनस ए बी। क्या बताया था, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो चाहे सेम हो, पावर हमेशा जुड़ जाएगा अगर बेस सेम होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स लिखेंगे और तीनों पावर को जोड़ देंगे, तो ए सी माइनस बी सी एक पावर हो गया, प्लस ए बी माइनस ए सी दूसरा पावर हो गया, प्लस बी सी माइनस ए बी तीसरा पावर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर प्लस ए सी है, यहाँ पर माइनस ए सी, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ए बी में से ए बी गया तो क्या बचा, जीरो बचा। यानी एक्स का पावर कितना बचा, जीरो बचा, एक नहीं बचा, जीरो बचा, सब कट गया यानी जीरो बचा। और किसी चीज का पावर अगर जीरो होता है तो क्या होता है आंसर, वन होता है। ये आपको पता होना चाहिए था। ये मात्र 73% लोगों ने किया और मैंने इसको 21 सेकंड में किया। एक्चुअली ये सही में 30 सेकंड से कम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। आप भी इसको कर सकते थे, बट देखिए कितना छोटा में मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। तो इसका आंसर वन होगा क्योंकि इसका पावर लास्ट में जीरो आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्स इज टू वाई इजकल टू 7:9 है, और देखिए एक्स इज टू वाई बराबर 7:9 है। तो एक्स इज टू का मतलब होता है, इसको बट्टा में पढ़ते हैं या डिवाइड बोलते हैं इसको। एक्स बाई बराबर 7/9 दिया हुआ क्वेश्चन। पूछा जाता है 3x-5 अपॉन में 4x प्लस वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी बात है। एक्स के सामने 7 दिख रहा है तो आपको एक्स की जगह 7 रख देना, और वाई के सामने 9 दिख रहा है तो वाई की जगह 9 रख देना। इस तरह से 3 × 7 - 5 × 9 अपॉन में 4 × 7 + 9, इस तरह से सॉल्व कीजिए। 21 - 45 अपॉन 28 + 9। तो 45 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा बताइए। ठीक है ना, और इसको जोड़ देंगे तो 16/37 कहाँ पर है? सॉरी, मैं कैसे घटाया पता नहीं। हाँ, 45 में से इसकी 21 घटाएगा तो 24 हो जाएगा, और माइनस का साइन होगा, पता नहीं मैं क्या किया, और यहाँ 37 हो जाएगा। तो ये वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 95% लोगों ने सही किया, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो कुछ हार्ड नहीं है, बस जोड़ घटाव करना था। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया, जो कि मैंने गलती भी किया और 6 मिनट 20 सेकंड का समय भी दिया, तो ये तो मेरा डबल लॉस हुआ है इसमें। इसको देखते हैं, पहले इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। 2 बर्तन पी और क्यू है। बर्तन पी में 50 लीटर दूध है, बर्तन क्यू में 32 लीटर पानी है। बर्तन पी से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और बर्तन क्यू में डाला जाता है। फिर बर्तन क्यू से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन पी में डाला जाता है। बर्तन पी में दूध की मात्रा और बर्तन क्यू में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखेंगे हम लोग। कैसे सीखते हैं देखिए। तो 2 कंटेनर्स, इसको इंग्लिश में देख लीजिए आप, इंग्लिश भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक कंटेनर पी है, एक कंटेनर क्यू है, ठीक। बोला जाता है पी, कंटेनर पी में जो मिल्क है, अच्छा मिल्क और वाटर का रेशियो हर दोनों में, इसमें भी मिल्क और वाटर होगा। कंटेनर पी में केवल 50 लीटर मिल्क है और कुछ भी वाटर नहीं है, ठीक। वहीं कंटेनर क्यू में 32 लीटर केवल वाटर और कुछ भी मिल्क नहीं है, ठीक है। फ्रॉम कंटेनर पी, मतलब पी कंटेनर में से 10 लीटर मिल्क को निकालते हैं। 10 लीटर मिल्क को जब निकाल लेंगे तो कितना मिल्क बचेगा? 40 लीटर बचेगा। 10 अगर निकाल लेंगे, मिल्क केवल है इसमें, निकाल लेंगे तो 40 बचेगा। और इस मिल्क को क्या क्या करेंगे ना कि कंटेनर क्यू में डाल देंगे। अच्छा, क्यू में जैसे ही 10 लीटर मिल्क ऐड होगा तो बताइए कितना रेशियो हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वाटर में ऐड नहीं होगा, मिल्क वाले में ऐड होगा। हाँ, मिक्सचर दोनों को मिला के कहते हैं, यानी मिक्सचर हो जाएगा 10 + 42 हो जाएगा, पर मिल्क का रेशियो 10 ही रहेगा इसमें, ठीक है। देन 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर क्यू। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर जो क्यू आपको दिख रहा होगा, ये कंटेनर क्यू जो दिख रहा है, इसमें से 8 लीटर हम लोग को मिक्सचर निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास टोटल टोटल कितना मिक्सचर है, मेरे पास 42 लीटर मिक्सचर है, इसमें से मुझे 8 लीटर निकालने हैं। तो जब 8 लीटर निकालेंगे तो केवल दूध निकलेगा क्या? पानी और दूध मिला हुआ है, तो अगर हम निकालेंगे उसमें से 8 लीटर तो क्या केवल दूध निकलेगा या केवल पानी निकलेगा? नहीं, दोनों निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में वो है। तो किसे कैसे निकलेगा? तो मिल्क कितना निकलेगा? तो मिल्क निकलेगा 10 बटे टोटल 42, इस रेशियो में निकलेगा। और 8 लीटर में से निकाला है, यानी कि 8 से गुना करना पड़ेगा। यानी मिल्क जो है वो इतना परसेंट है, इस मिक्सचर में जो मिल्क है ना 10 बटे 42 में परसेंट है, तो निकलेगा भी इसी रेशियो में। और पानी कितना परसेंट है? तो 32 बटे 42 परसेंट है, यानी 42 भाग में 32 भाग पानी है, तो पानी भी इसी रेशियो में निकलेगा। और टोटल कितना लीटर निकालना? तो 8 निकालना, तो 8 से गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो इतना निकल जाएगा। यानी कि 10 में से इतना निकल गया, 10 में से इतना निकल गया और 32 में से इतना निकल गया, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? एंड पोर्ड इनटू कंटेनर पी, और जितना निकला है ना मिक्सचर, इसको कंटेनर पी में हम लोग उड़ेल देंगे, डाल देंगे। तो ये जो अगर कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए काट ही लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, 21 दूनी 42 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 40 और तो कटेगा नहीं, 40/21 हो जाएगा। यानी कि ये जो 40/21 जो निकला है ना, इसमें ऐड कर देंगे तो दूध में वाले में जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, पानी कितना निकला हुआ है तो इसको भी काट लीजिए। कटता है तो 16 दूनी 32 और 21 दूनी 42, और तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यानी 128/21, 128/21 जो है ना वो वाटर इधर जाके ऐड हो जाएगा। वो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 21 चौके 84, 840 प्लस 40, तो 880/21 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस टू है 128/21 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी पी में क्या हो गया ना कि जैसे ही इसको ऐड किए ना हम जा करके, ये जो निकला है इसको जब इसमें ऐड किया ना 40 में, तो इतना हो गया। और ये जो पानी था, पानी मतलब 16 गुना 8/21 जो था, उसको जब इसमें ऐड किया ना जीरो में, तो 128/21 हो गया। तो इस तरह से अब जो है पी में
मिल्क और वाटर का रेशियो इस रेशियो में। ठीक, ये तो वो समझ में आता होगा। अच्छा, अब क्यू में कितना बचा होगा ये चलते हैं, क्यू में कितना बचा होगा, इधर से दिमाग लगाइए। 10 लीटर था, उसमें से मैंने ये 40/21 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा होगा? तो 210 में से 40 घटा दिया, यानी कि 170/21 लीटर अब इसमें दूध बच रहा होगा। पानी कितना बच रहा होगा? तो पानी कितना बचता होगा बताइए? 32 लीटर में से मैंने 128/21 लीटर निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा? तो 21 दूनी 42, 2 4 21 दिया 63 4 67 माइनस 128/21, इतना बचता होगा पानी। तो इसको और ठीक कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 8 4 12, ठीक है ना। 6 में दोगे तो 4 और 5 में से गया तो 4, इतना बच रहा होगा, है ना। तो ये क्यू वाले में, क्यू में मिल्क इतना है और क्यू में वाटर इतना अब बच रहा है, और पी में कितना मिल्क है, इतना है, और वाटर इतना है। पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर पी, यानी पी में मिल्क का रेशियो इज टू क्यू में वाटर का रेशियो पूछा जा रहा है। तो पी में मिल्क कितना है? 880/21 है, और क्यू में वाटर कितना है? 444 है ना, इतना ही है। काट, 21 से 21 तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर का बचा, काटिए। तो 400 साफ साफ दिख रहा, कट जाएगा 220, और ये हो जाएगा 1 1 1, सही। अच्छा, और कटेगा क्या? और कट सकता है क्या ये? तो 55, ये और कट सकता है, मैंने सही घटाया हूँ। 21 दूनी 42 का 2, हाथ में बचा 4, 21 दिया 63 और 4 67, ठीक है। 8 8 4 12, 6 में 2 गया तो 4, और 6 में से 1 गया तो 5 होगा यहाँ पर। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो ये कटेगा कितना से? 4 से काटा तो सीधा सीधा ना, तो ये 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, 4 दिया 12 और 4 छक्का 24, इतना से कट जाएगा। अच्छा, फिर 4 से कटेगा शायद, तो 4 पंजे 20, 4 पचे 20, 4 दिया 12, 4। तो लास्ट में जो मेरा रेशियो आया वो है 55:34 का। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। 1 मिनट में तो सॉल्व नहीं होगा, मुझे पता है, चाहे वो आप कितना भी एक्सपर्ट रहें, 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाइएगा इसको। और ये 2 मिनट से पहले सॉल्व हो सकता था ये क्वेश्चन, पता नहीं मेरे से शायद कुछ कंफ्यूजन होगा काटने उठने में, तो आपको समझ में आ गया हुआ ये क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे, पहले पी में कितना मिल्क और वाटर है, क्यू में कितना मिल्क और वाटर है, उसका पी से कितना निकाला गया उसको क्यू में डाल देंगे, फिर क्यू से कितना मिक्सर निकालेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला जो है ना, देख पा रहे होंगे, ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है? अगर 10:32 के रेशियो में मिल्क और वाटर है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 42 का। तो अगर निकालेंगे मिक्सचर को, तो उसी रेशियो में निकलेगा, यानी कि 42 में 10 भाग पानी निकलेगा और 42 में 32 भाग वाटर निकलेगा, सॉरी 42 में 10 भाग मिल्क निकलेगा और 42 में 32 भाग वाटर निकलेगा। अब 8 लीटर दिया हुआ तो 8 से गुना कर दिए दोनों साइड में, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। केवल 15% लोगों ने सही किया, मैं भी सही नहीं किया हूँ। तो इसीलिए अगर आप इसमें सही कर पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप कितने लोग से आगे हो गए। 85% लोग में आप आ गए। जो गलत कर दिए हैं वो तो मतलब सॉरी 15% लोग में ही आए, 85% लोग ने गलत कर दिया इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। 9th नंबर है, मिस्टर आयुष borrowed rupees 3000 at 5% per annum compound interest, the compound interest compounded annually for 2 years। तो इसको मैं हिंदी कर देता हूँ, देख लीजिए आप हिंदी में भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सीआई का फॉर्मूला आपको शायद नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पहले तो सीआई में दो फॉर्मूला होता है, एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है, वो होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर में n लिख देते हैं, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला, और सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सीआई का बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। पर मैं इससे नहीं बताऊंगा, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 5% रेट दिया हुआ है, तो 2 साल के लिए रेट कितना होगा? सीआई में रेट इस तरह से निकालते हैं, सीआई में जब रेट निकालना होता है ना 2 साल के लिए, तो ऐसे निकालते हैं 5+5+5 × 5/100। अब देखिए ये कैसे निकालते हैं बताता हूँ। इसका भी एक मैं प्रेस बता देता हूँ। तो हो जाएगा 10 और 5 पचे 25, और 25 के में 2 अंक पीछे से पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे में 100 है। तो ये 10.25 इसका रेट आ गया। कितना साल के लिए है? 2 साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए आ गया। तो ये कैसे निकालते हैं समझिए। सीआई में अगर
मान लीजिए फर्स्ट ईयर में दिया हुआ x% रेट, सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ मान लीजिए y% रेट, थर्ड ईयर के लिए मान लीजिए z% रेट दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है मान लीजिए। तो सीआई में अगर पूछा जाए कि 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2 ईयर का रेट, तो इसको ऐसे निकालते हैं। 2 ईयर्स का रेट अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, x+y+x/100। ये तरीका होता है निकालने का, एक साथ दोनों ईयर का रेट निकाल सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए तीसरा साल का भी दिया हुआ रेट, तो अब इसको 1 साल का मान लीजिए और इसको जेड को दूसरा साल मान लीजिए, तो इसको फिर ऐसे ही करेंगे, x+y+x/y+y+100 इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग इसको। तो अभी मैं 2 साल के लिए ही समझा देता हूँ, तीसरा साल को भी इग्नोर कर सकते हैं। इस केस में अब देखिए क्या है, इस केस में क्या है, पहला साल में ही 5% है, दूसरा साल में भी 5% है, तो इस साल में इसमें क्या हो जाए कि टोटल जो रेट होगा 2 साल के लिए वो 10.25% हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का केवल फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 होता है, लेकिन यहाँ पर टी का तो मैं पहले ही रेट में ही कंसीडर कर दिया, तो टी को यहाँ से इग्नोर कीजिए, तो PR/100 केवल लगा दीजिए। तो इस बार जब सीआई निकालेंगे तो एसआई का फॉर्मूला से निकलता है, सीआई जो होगा वो हो जाएगा PR/100। आपको टी को इग्नोर करना है, क्योंकि टी तो मैं पहले ही निकाल दिया हूँ 2 साल के लिए रेट। तो पी कितना दिया हुआ, 3000 दिया हुआ, आर कितना है 10.25 आया था और डिवाइड बाई 100 है। तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे ना, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये 1 जीरो से 1 जीरो और जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 दिया 75 और 10 दिया 30 बटे में 10, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 307.5, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका में कौन सा आंसर है, ये वाला जो है ये सही आंसर है। 81% लोगों ने सही किया है, और ये 32 सेकंड, इससे भी जल्दी हो सकता था, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा फॉर्मूला से ही, फॉर्मूला आप देख लीजिए ऊपर में 2 ही फॉर्मूला होता है, एक अमाउंट का एक सीआई का, इससे भी निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। एन की जगह पर जो है ना 2 साल रख दीजिएगा, एन जो है टाइम दिखाता है यहाँ पर। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एक सेकंड थोड़ा सा इसको हम्म, हम्म। एक पेड़ जो है तूफान के कारण टूट जाता है, टूटा हुआ हिस्सा जो है झुक जाता है, इससे पेड़ का शीर्ष जो है जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन को छूता है। पेड़ का आधार शीर्ष जमीन को छूता है, 18 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ, और किसी को परेशानी है तो इंग्लिश में भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। एक पेड़ है, सीधा लाइन तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ जो है मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से, और ये जो बेस है, तो जो टूटा वाला हिस्सा है ना, टूटा वाला हिस्सा ये ऐसे गिर गया, ऐसे यहाँ पर ऐसे गिरा, ठीक है, टूटा वाला हिस्सा। पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन, बोलता है कि अच्छा कितना डिग्री एंगल बनाया, तो 30 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल बना है। पूछता है बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 18 मीटर। मतलब फुट इसके पैर से लेकर के जहाँ टॉप टच कर रहा है ना पेड़ का शीर्ष, वो 18 मीटर का दूरी है। इसका मतलब इसका जो लेंथ है 18 मीटर दे दिया गया है। पूछता है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का टोटल हाइट कितना था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट पूछा है। गलती मत कीजिएगा, बहुत लोग क्या करेंगे ना, tan थीटा लगाएंगे और बस इतना हाइट निकाल करके आंसर ला देंगे, तो गलत हो जाएगा। फिर आपको पूरा का पूछा गया, तो पूरा में कौन कौन आएगा, ये भी लेंथ आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा अलग कलर दिखा देता हूँ। पूरा में कौन कौन आ जाएगा, ये भी लेंथ आ जाएगा, ये भी लेंथ आ जाएगा पूरा में, और ये वाला भी लेंथ आएगा जो गिरा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ करके निकालना है मुझे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए tan 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, ये जो लेंथ है ना, ये वाला, ये इसका परपेंडिकुलर 30 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर कितना है मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको ना पी ही ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर पी ले लेता हूँ। बेस बेस कितना 18 मीटर दिया हुआ है। tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/√3 होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, एग्जाम से पहले लिख लिख के याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। तो पी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 18/√3 मीटर हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/√3 मीटर। तो ये पी कौन सा था, ये जो आपको लेंथ दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है यही है पी। लेकिन मुझे इससे केवल आंसर नहीं आएगा, मुझे ये वाला जो दिख रहा है ना लंब, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, रेड से दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से लेकर, इसका भी लेंथ निकालना पड़ेगा, यही तो पेड़ का ही हिस्सा जो नीचे गिरा हुआ है। तो चलिए पी तो मैं निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने निकाल दिया, 18/√3 मीटर आ गया। अब जरा इसका लेंथ निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने का दो तरीका है, टी पता है बी पता है, तो एच निकाल दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर करके आप एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा
टाइम लग सकता है, तो मैं इससे नहीं निकालूंगा, मैं साइन और कॉस से निकालूंगा। कैसे? देखिए साइन 30 का लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, p/h होता है। तो इस केस में p कितना होगा, वही p होगा जो p लिखा हुआ वहां पर। तो 18/√3 हो जाएगा p का वैल्यू। और h कितना हो जाएगा, h मतलब नीचे जाएगा, p/h होता है। तो p का वैल्यू मैंने 18/√3 लिख दिया। h कितना हो जाएगा, h यही तो h है, हाइपोटेनस, इसी का तो वैल्यू निकालना है मुझे। तो h को मैं नीचे छोड़ दूंगा इस तरह से। साइन 30 का मान कितना होता है बताइए, सही 1/2 होता है, 18√3 इंटू ऐसा हो जाएगा। एच है, ये एच लिखा हुआ हाइपोटेनस। चलिए तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो 36/√3 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36/√3 मीटर हो जाएगा। तो पूछा है ट्री का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो ट्री का टोटल लेंथ जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, बताया था मैंने, पी प्लस एच हो जाएगा। यानी कि पी का वैल्यू ऊपर देखा था √3 निकाला था, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला, और एच का वैल्यू अभी निकाला हूँ 36/√3 मीटर। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 54/√3 मीटर। तो यही इसका लंबाई है। अब ऑप्शन में दिखेगा नहीं, ऑप्शन में √3 को ना ऊपर रखा गया, तो आप भी उसको ऊपर करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे ऊपर करेंगे जो देखिए, तो 54/√3 जो है ना, उसको √3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 54/√3 गुना √3 3 हो जाता है, और √3 तो ऊपर नहीं लिखा होगा, ये 18 से कट जाएगा तो हो जाएगा 18 रूट, चलो बड़ा हो गया, तो हो जाएगा 18√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका लंबाई हो जाएगा। तो केवल 53% लोगों ने सही किया, जबकि एक आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसमें गड़बड़ वही करते हैं लोग कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है कि क्या पूछा गया। वो हाइट ऑफ द ट्री पूछा गया, तो बहुत लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में पी का वैल्यू निकाल करके वो आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, उस केस में हो जाएगा गलत। तो ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14, 15 एंड 18। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका मैं बताता हूँ। पहला तरीका जो है बहुत बेकार तरीका, जो एग्जाम में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, एकदम भूल गए, एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करना, लेकिन बनाना है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो सबसे सिंपल तरीका है, क्या कीजिए ना कि पूछा गया फाइंड द लिस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर इस ऑप्शन में कौन सा है चारों में, 580 है। तो 580 को पहले 14 से भाग दीजिए, 580 को फिर 15 से भाग दीजिए, और 580 को फिर 18 से भाग दीजिए। अगर ये तीनों से कट गया, तीनों से कट गया, तो ये आंसर होगा। और अगर नहीं कटा तो क्या करेंगे, दूसरा इससे छोटा कौन होगा, 630, 630 को वही काम करेंगे, 14 से, 15 से, 18 से भाग देकर देख लीजिए। अगर कट गया तो ये आंसर हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो फिर इसके ऊपर वाला को देखिए, 670 को देखेंगे। इस तो आपके इसमें टाइम लगेगा, इस 14, 15, 18 से हर नंबर को हम चेक करेंगे बार 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 बार। ऐसा नहीं किया जाता एग्जाम इसको इसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं, ये है 14, 15 और 18 तीन ऐसे नंबर है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा तीनों से कट जाएगा, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। मैं इसको हिंदी में करता हूँ, हिंदी करना भूल गया था, देख लीजिएगा। चलिए एलसीएम निकाल दिया इस तरह से, अब 3 से कटेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 और 7 तिया 21, 21, यानी 420। गलती हो गया क्या, 2 से 14, 15, 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9, ठीक तो है। तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 30 और 21, ओ सॉरी 630, 630 जो नंबर है ना वो तीनों से कट जाएगा, ठीक है। 14, 15, 18 से कट जाएगा, तो ये वाला सही आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, देखिए 93% लोगों ने सही किया, आपको भी पता होगा, आप भी कर सकते हैं इसको। चलिए, एक नाव के प्रवाह की दिशा में जाने में, प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2/3 समय लगता है। तो नाव की शांत पानी में गति एवं प्रवाह की गति का अनुपात क्या है। रेशियो क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखिए आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताया था कुछ देर पहले कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड जो है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड बढ़ेगा ना किसी चीज का, तो टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम जो है कम लगेगा पहुंचने में, कहीं पे। या इसका उल्टा भी समझिए, अगर टाइम कहीं ज्यादा लग रहा है ना, तो मेरा स्पीड पक्का कम होगा। इसका ये मतलब होता है, यानी कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है ना, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ऐसा समझिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझने का चीज है, अप स्ट्रीम और डाउन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो अप स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम होता है जिसमें हम लोग ना बोट बोट चल रहा है, बोट का अपना कोई स्पीड होगा, है ना, बोट का मान लीजिए स्पीड एक्स है, और स्ट्रीम मतलब धारा का जो गति है वो वाई है, मान लीजिए, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक ना। मैं अप स्ट्रीम को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा ना, कि धारा के विपरीत चलना है ना आपको, मतलब धारा अगर मतलब मान लीजिए आगे की तरफ चल रही है तो बोट जो है उसके पीछे में चलेगा। तो इस समय जो होगा ना स्पीड बोट का, वो कितना हो जाएगा बताइए? इस समय जो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा। यानी बोट तो चलने की कोशिश कर रहा है, पर धारा जो है उसको उल्टा लग रहा है, यानी कि उसका स्पीड को कम कर रहा है, एक्स माइनस बाई हो जाएगा। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड जो होता है ना, वो धारा के साथ साथ चल रहा होता है, तो इसमें दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को जरा समझते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, और ये आपको अपर स्ट्रीम और डाउन डाउन स्ट्रीम समझ में आ ही गया होगा। आप इसको या इस पर दोनों कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसा लगेगा देखिए। बोला जा रहा है, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन टू थर्ड द टाइम इट टेक्स टू गो अप स्ट्रीम। मतलब एक जो नाव है उसको अप स्ट्रीम जाने में जितना समय लग रहा है ना, डाउन स्ट्रीम जाने में केवल उसका दो तिहाई समय लग रहा है। यानी कि है, समझिए कि अगर अप स्ट्रीम जाने में उसको अगर 2 घंटे लगते हैं, सॉरी हट गया सब क्या, एक सेकंड, हाँ जी। तो यहाँ पर से समझिए, तो मिटा देता हूँ। तो कहा गया है कि एक जो बोट है ना उसको डाउन स्ट्रीम जाने में केवल दो तिहाई समय लगता है अप स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम जाने से। तो मान लीजिए अप स्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 2/3 घंटा ही लगेगा। समझ रहे हैं? स्पीड जो है, टाइम का बात कर रहा है, अच्छा टाइम 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 जो है वो दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम जाने में अगर उसको 1 घंटा लगता है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में केवल 2/3 घंटा लगता है। ऐसा समझ लीजिए, इसको और समझ लेते हैं कि अगर अप स्ट्रीम वो 3 घंटे में जाता है ना, तो डाउन स्ट्रीम केवल 2 ही घंटे में चल जाता है। देखिए, 3 का 2 तिहाई कितना होता है, तो होता है ना। समझ रहे हैं? तो ये जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में टाइम अगर 3 घंटे लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। अब आते हैं, बात करते हैं किस पर, स्पीड। स्पीड कितना लगेगा? अगर टाइम 3 है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 2 है ना, तो स्पीड जो है 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब जो स्पीड होगा ना वो पलट जाएगा। जितना रेशियो था 3:2 था, तो अब स्पीड का जो रेशियो होगा 2:3 हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे अगर लग रहे हैं स्ट्रीम जाने में, तो इसका स्पीड 2 ही का है। और अगर 2 घंटे लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम जाने में, तो उसका स्पीड 3 का है। स्पीड ज्यादा तब तो कम समय में जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, और स्पीड कम है तब तो टाइम टाइम ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो मैंने निकाल दिया, 2:3 का निकाल दिया। अब पूछा जा रहा है द देन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है, बोट का स्पीड निकालना है, और स्ट्रीम का, दोनों का रेशियो निकालना है, x/y का रेशियो निकालना है। तो देखिए, अभी ऊपर लिखा हुआ है अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितना, x माइनस बाई है, यानी x माइनस बाई का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। और डाउन स्ट्रीम में कितना होता है स्पीड, x प्लस बाई होता है, तो x प्लस बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 3 देखिए यहाँ पर, यहाँ से देख पा रहे हैं अप स्ट्रीम में 2 स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में 3 स्पीड है, तो यही तो लिखा हुआ है। तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2.5 हो जाएगा। जैसे ही x बराबर 2.5 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 हो जाएगा, ठीक ना। यही दोनों का रेशियो पूछा है, x अनुपात y का पूछा है कितना हो जाएगा, तो 2.5 अनुपात 0.5 काट दीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5×25 यानी कि 5:1 हो जाएगा इसका आंसर, पहला वाला, ठीक है। 61% लोगों ने सही किया, जबकि ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे जल्दी। इसमें समझने की चीज यही थी, ये रेशियो समझ लीजिए, टाइम का रेशियो जो स्पीड के इनवर्सली होता है, तो टाइम जितना दिया रहेगा ना, स्पीड का रेशियो उसके इनवर्स में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा, अप स्ट्रीम में स्पीड जो होता है एक्स माइनस बाई, मतलब बोट का स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड घटाते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड जुड़ जाता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें, इसको वो करना था। आगे चलते हैं। A table is table worth rupees 300 is offered with 20% and 10% off, मतलब डिस्काउंट दिया गया है। If in addition at discount of 5% is offered on cash payment, then cash price of the table is, इसको मैं थोड़ा हिंदी कर देता हूँ, हिंदी। तो 300 रुपए की मेज है, ठीक है ना, उस पे पहले 20% का छूट दिया। अच्छा, 300 रुपए का टेबल था, उसपे 20% का छूट दिया, तो कितने रुपए में बेचे होंगे,
100 रुपए का मान लीजिए टेबल है, उसमें मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने रुपए में बिकेगा? 80 रुपए में बिकेगा। समझ पा रहे होंगे आप? तो यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है। 300 का टेबल था, 20% का छूट दिया, यानी कि 80/100 में बेच रहा हूँ। 20% छूट देने का मतलब 80 में बेच रहा हूँ, 100 का सामान को 80 में बेच रहा हूँ। ठीक है, फिर 10% का छूट दिया तो अभी 100 का सामान जो है 90 में बेच रहा हूँ। बोला जाता है यदि कोई नगद भुगतान कर देता तो 5% और छूट दे दूंगा मैं, तो 100 का सामान को 95 में बेच रहा है, ऐसा करता है हमेशा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका। तो 300 का टेबल था, पहले 20% छूट दिया तो पहले जो प्राइस है इतना बन गया 80/100, यानी कि 80 रुपए में अब उसको बेचना पड़ेगा। 100 की जगह मतलब 100 का रेट है तो 20% डिस्काउंट देंगे तो 80/100 में बेचना पड़ेगा। फिर बोला जाए जितना रेट हुआ ना उस पर फिर 10% का डिस्काउंट तो 90/100। फिर बोला जाता है कैश से करेंगे तो फिर 5% का डिस्काउंट यानी 95/100। समझ में आ रहा है? चलिए इसको जो काट लेते हैं, तो सब तो मल्टीप्लाई में ही है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक 2 जीरो से और 2 जीरो खत्म। अब और कटेगा क्या? 19×5 = 95। ठीक है, और 20×5 = 100। ठीक है ना? ठीक है। और कट सकता है क्या? चलिए नहीं काटते हैं, या कट काट भी सकते हैं। 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है। तो 3 चौके 12, 12 9 और 19/10 लिखा हुआ नीचे में जी। देखिए पॉइंट में आंसर आएगा तो कंफर्म के नीचे में 10 है, तो एक ही ऑप्शन जो है ना पॉइंट में, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना, अब सीधा लगा दीजिए सही हो जाएगा। ठीक है, 86% लोग सही किया है, जबकि आसान क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, यदि 5 वर्ष के बाद वह पुत्री की आयु का 3 गुना होगा तो अगले 5 वर्ष के बाद वह अपनी पुत्री की आयु कितने गुना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं इंग्लिश भी कर देता, आप इंग्लिश भी देख लीजिए इसका क्या है। देखिए फादर है और डॉटर है, तो फादर बोल रहा है 4 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, यानी कि फादर का एज अगर 4x है तो डॉटर x है, यानी कि बेटी अगर 1 साल की है तो फादर 4x है, 4 गुना ज्यादा है। इफ आफ्टर 5 ईयर्स, अब यहाँ से 5 साल जरा आगे जाते हैं, तो 5 साल जैसे ही आगे जाएंगे तो फादर कितना हो जाएंगे? 4x+5 होंगे, बेटी कितनी हो जाएंगी? x+5 की हो जाएगी। ही कुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, यानी कि ये जो पिताजी का जो एज है ना बेटी का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि बेटी के अगर एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर के एज के बराबर हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? सही लिखा हूँ, x बराबर 10 हो गया। ठीक है, x बराबर 10 का मतलब क्या हुआ कि अभी जो है फादर जो है 40 साल के हैं तो बेटी उनकी 10 साल की है। x का वैल्यू 10 रख दीजिए। ठीक है, तो पूछा इन हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर से फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब और 5 साल के बाद। तो अभी 40 साल है, 5 साल के बाद 45 हो जाएगा और पूरा आगे और 5 साल जोड़ना है। तो 40 में पहले तो 5 साल यहीं पहुंचे हैं, उसके बाद बोला और 5 साल जोड़िए तो 50 साल हो जाएगा फादर का एज। वही डॉटर का एज कितना हो जाएगा? 10+5+5 यानी कि 20 साल, ये डॉटर का एज। तो पूछ रहा है कि जो फादर है अपनी बेटी के कितने गुना है, तो बताइए 20 में कितना से गुना करेंगे 50 हो जाए? आसान सा क्वेश्चन है। तो 2.5 से जब गुना कर दीजिएगा नहीं 2.5 गुना हो जाएंगे। देखिए 50 जो है 20 का कितना 2.5 गुना है ना, तो 2.5 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। केवल 50% लोगों ने सही किया, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये आसान क्वेश्चन था, आपको एकदम करना था इसको एग्जाम में। अगर आपने नहीं किया है तो फिर ये तो मतलब आपकी शायद एज वाली कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, रेशियो का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। ये वीडियो आपको देख के अगर समझ में आओ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर तो आपको डबल 2 बार देखिए 3 बार देखिए, पर यही तरीका है करने का, जल्दी करने का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम है। चलिए आगे चलते हैं। Rajan designed a map of a house whose front is in a shape of a right angles triangle and a circular door is fitted in it. ठीक है, the length of the two sides containing the right angle are 12 मीटर and 16 मीटर, find the radius of the circle। इसको मैं हिंदी भी कर देता हूँ, देख लीजिए। एक घर का नक्शा तैयार करा राजा ने, इस तरह से किया है कि उसका जो है ना समकोण त्रिभुज के आकार में, अच्छा समकोण त्रिभुज के आकार में, इसमें एक गोलाकार द्वार लगाया गया। एक सेकंड, इसको जो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है घर, इसका जो घर है ना कुछ ऐसा है, और ये जो ना 90 डिग्री पर है, मतलब इन दोनों जो लेंथ ना ट्रायंगल का वो 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बोला जा रहा है इसमें एक सर्कुलर डोर फिट किया गया है। सर्कुलर डोर, डोर तो आगे ही में होगा, यानी कि ऐसा कुछ एक डोर बनाया गया है। इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ऐसा एक डोर बनाया गया है इस पर। ठीक है ना? अच्छा, एक 12 मीटर है, एक 16 मीटर है।
जो दोनों भुजाएं हैं ना समकोण का, ये दोनों भुजाएं, पर हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा है, ये दोनों जो भुजाएं हैं इसकी बात कर रहा था। 12 मीटर और 16 मीटर पूछा जा रहा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या वो कितना हो जाएगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन सर्कल का, इन सर्कल का मतलब होता है ट्रायंगल के अंदर में अगर कोई सर्कल बन रहा है ना, उसको बोलते हैं इन सर्कल। ये इन सर्कल है, जब आपको सर्कल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इन सर्कल। तो इसका जो रेडियस होगा ना, जो सर्कल का रेडियस है उसको बोलते हैं इन रेडियस। तो क्या बोलते हैं, इन रेडियस। और इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बन रहा है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, P प्लस बी माइनस एच बाई टू। ये फॉर्मूला होता है। P क्या है, P है इसमें परपेंडिकुलर, बी है बेस, एच है हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये तीन चीज होता है, इन रेडियस बोलते हैं। जो सर्कल बना उसको इन सर्कल बोलते हैं, और जो इसके अंदर रेडियस है उसको इन रेडियस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच बाई टू। अब देखिए P और B तो दिया हुआ है 12 16, H नहीं पता है, तो H कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट अंडर लगा दीजिए तो H का वैल्यू निकल जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 256, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, रूट 400 यानी कि 20 मीटर। एच का वैल्यू 20 मीटर हो गया। अब रेडियस पूछा है, रेडियस वैल्यू क्या बताएं, अभी जस्ट बताएं, 12 प्लस 16 माइनस 20 बटे में 2। तो 12 16 कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 20 जाएगा तो 8, 8 बटे 2 यानी कि 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। मात्र 25% लोगों ने सही किया, मैंने भी गलती किया है। इसलिए गलती हो गया मुझसे क्योंकि मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा था। ये डोर जो है किस तरह से फिट किया, मैं बार बार ट्रायंगल को ऐसे बना रहा था इस तरह से, और मुझे समझ में नहीं आता कि डोर ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, तो शायद मुझसे गलती हो गया उसमें। तो ठीक है, बाकी ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है इन रेडियस का, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं पर, और जब भी ये क्वेश्चन है तो आपको करना है उस समय। चलिए आगे चलते हैं। इस दो खातों में कुल 50,000 जमा करता है, जो क्रमशः 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज देते हैं। एक वर्ष के बाद उसे कुल 5200 रुपये मिलता है। 12% ब्याज देने वाले खाते में वो कितना पैसा जमा करता है। इसको मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ ताकि आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए, हाँ जी, तो इस जो है 50,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। 50,000 रुपये इसके पास है। दो जगह डिपॉजिट करता है, एक जगह 12% रेट वाला पे, और एक जो है 8% रेट वाले पे। और हमसे पूछा कि 12% रेट वाले में कितना जमा करता है। वो देखिए, जो पूछा गया ना उसको हम लोग एक्स माने। तो मान लीजिए कि 12% जो रेट वाला है ना हिस्सा, और इधर 8% वाला, तो 12% मान लीजिए ना कि वो ₹1 जमा करता है, ₹1 वो जमा करता है, और जो बाकी बचा होगा वो 8% में जमा करता होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जमा करता है, और उसको टोटल एक साल में ₹5200 इंटरेस्ट मिलता है, दोनों मिला करके। हम इन दोनों को मिलाएंगे ना तो ₹5200 उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, एक बात बताइए, इधर में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। ठीक है, तो इधर पी कितना है, एक्स है, आर कितना है 12%, और टी कितना है, एक साल, एक ही साल के बाद बोला ना, आफ्टर 1 ईयर। तो इस इधर जो है आ जाएगा 12x/100 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इधर आते हैं, इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स। ये पी दिया हुआ प्रिंसिपल है, रेट कितना है 8% इधर रेट है, और टाइम एक साल ही है, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जी। तो 50,000 माइनस एक्स गुना 8/100 हो जाएगा। मतलब तो लिखा ही हुआ था, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो 8×5 = 40 हो जाएगा, और उसके बाद 1 2 4 जीरो और इससे -8x/100 कर लेते हैं इसको, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये इस इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला इसको 12% वाले रेट पर, इतना इसको मिला 8% रेट पर। अब बोला जा रहा दोनों को जोड़ देते हैं, जब मतलब इसको भी इसको जोड़ते हैं ना, 12x/100 को जोड़ते हैं, और 4 लाख माइनस 8x/100 को जब जोड़ते हैं ना, तो उसको टोटल 5200 इसको इंटरेस्ट मिला हुआ है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। चलो जोड़िए इसको, तो इन दोनों का एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा। 12x में से 8x गया, कितना x बचा, 4x बचा, प्लस 4 लाख हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, 5200 और गुने 100, और तो 2 जीरो और लग जाएगा इसमें, है ना।
अच्छा, इसको यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, 100 को जब मैं उधर भेजूंगा पहले, तो 4x प्लस 4 लाख समझाने लिख दिया था, पर ठीक है, कोई ऐसा जल्दीबाजी तो है नहीं। चलिए जी, तो 4x बराबर 5,20,000 में से अगर 4 लाख गया तो कितना बचेगा? 1,20,000 बच जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 30,000 हो जाएगा। यही तो पूछा गया है क्या, कि 12% रेट पर मैंने कितना पैसा लगाया था, तो 12% रेट वाले को मैंने x माना था, तो x का वैल्यू देखिए 30,000 निकल गया ना x का वैल्यू, तो यही इसका आंसर है 30,000। अगर आपसे पूछता कि 8% वाले में कितना लगाया था, तो कितना लगाया था बताइए? 50,000 रुपए में अगर 30,000 रुपया 12% वाले में लगाया तो 12% वाले में कितना लगाएगा? तो 20,000 लगाएगा। 50,000 में 30,000 घटा दीजिए। तो अगर 8% पूछता तो इसका आंसर 20,000 होता, 12% पूछा है इसलिए इसका आंसर 30,000 रुपए है। इसको केवल 62% लोगों ने सही किया है। आसान क्वेश्चन था, 2 मिनट के अंदर में सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। 2 मिनट से ज्यादा वाला ये क्वेश्चन था नहीं, लिखने में जो टाइम लग जाए आपको, पर ये आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक और। अच्छा क्या है, मतलब ठीक क्वेश्चन है। तो एक 100 केजी का एलॉय है ए, और एक 140 केजी का एलॉय है बी। एक एलॉय ए है, एक एलॉय बी है। ये जो है 100 केजी का है, ये जो है 140 केजी का है, ठीक ना। एलॉय ए में जो है लीड है और टीन है। लीड कितना है? 2:3 में है लीड और टीन। इसमें जो है ना कॉपर और टीन और कॉपर है, टीन और कॉपर है, वो कितना 4:1 में है। तो देखिए ऐसा है, समझिए कि अगर इसको ऐसे, अगर 5 भाग है ना एलवाई, तो उसमें 2 भाग लीड है और 3 भाग टीन है। लेकिन मेरे पास कितना केजी है? 100 केजी है। 5 केजी में अगर 2 केजी लीड है और 3 केजी टीन है, तो बताइए 100 केजी में कितना लीड और कितना टीन हो जाएगा? अगर 100 केजी हो जाएगा, यानी 20 गुना जब ज्यादा होगा, तो कितना लीड हो जाएगा? तो लीड भी तो 20 गुना हो जाएगा, यानी लीड हो जाएगा 40 केजी। टीन भी तो 20 गुना हो जाएगा, टीन हो जाएगा 60 केजी। यानी 100 केजी में 40 केजी लीड है और 60 केजी टीन है। अब इसको बात यहाँ पर खत्म करते हैं, अब इधर चाहते हैं। इधर में भी इसी तरह समझिए, अगर 5 केजी मेरे पास बी एलॉय है, तो उसमें 4 केजी टीन है और 1 केजी क्या है? कॉपर है। तो कहा जाता है कि 140 केजी अगर एलॉय होगा, 140 केजी अगर एलॉय होगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 8 28, 28 गुना अगर है, 28 गुना अगर हो जाए, 5 केजी अगर है तो 4 और 1 का अनुपात में है, तो 140 केजी करना है, तो यानी 28 गुना करना पड़ेगा। इसका भी 28 गुना करना पड़ेगा मुझे। 28 चौके 8 चौके 32, 4 दूनी 8 तीन 11, 112, और ये 28। यानी अगर 140 केजी एलॉय है, तो इसमें 112 केजी टीन है और 28 केजी कॉपर है। पूछा क्या गया? दोनों को मिला देते हैं, ए और बी को मिला देते हैं, ठीक ना, दोनों को मिला देते हैं, मतलब सब रेशियो मिल जाएगा। तो पूछा जा रहा है न्यू एलॉय में टीन की मात्रा कितनी होगी, तो टीन देखिए यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी टीन 112 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएंगे बताइए? सही है, 172। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। 52% ने सही किया, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए आपको देख के समझ में, 100 केजी लॉय है, उसमें से आपको पता कर लेना है, 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, नहीं टोटल 5 में अगर 2 और 3 है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 20 गुना कर लेंगे हम लोग। उसी तरह से इधर 4 और 1 के अनुपात में, यानी कि 5 का वैल्यू 4 और 1 के अनुपात में दिया हुआ है, 140 का पूछा है, तो 28 गुना कर लेंगे। टीन का मात्रा पूछा, तो टीन इसमें, इसका टीन और इसका टीन जोड़ देंगे, हो गया 172। ठीक है, आगे चलते हैं। In how much time would the simple interest on a principal amount be इतना times the principal amount at 10% per annum? हिंदी भी कर लीजिए इसका, मैं इसका हिंदी भी कर देता हूँ। हाँ जी, किसी मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से कितने समय मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटे में 100। कहता है कि मूलधन को मान लीजिए मैं x मान लेता हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि कितने समय के बाद 0.125 गुना हो जाएगा किसका? मूलधन का। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने समय के बाद इतना हो जाएगा मूलधन का? 0.125x, मतलब 0.125 टाइम्स। तो x का 0.125 टाइम्स, मूलधन को मैंने x मान लिया। इसको बस फॉर्मूला पर आप रख लीजिए। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ? रेट दिया हुआ 10%, ये भी देख लीजिए। टाइम निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको केवल टाइम निकालना है, तो रख दीजिए फॉर्मूला पे। तो एस आई की जगह पर रख देंगे 0.125x बराबर, पी की जगह पर x रख दीजिए, आर की जगह 10 रख दीजिए, टी की जगह कुछ नहीं रखिए, बटे में 100। ये x से ये x खत्म हो जाएगी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई में है, तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये 10 से 10 जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 0.125 गुना 10, यानी कि 1.25
ईयर्स हो जाएगा, 1.25 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर 1.25 नहीं दिया हुआ है, तो 1 ईयर तो होगा ही होगा। और 0.25 को क्या लिखते हैं बताइए, 0.25 को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 0.5 को 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये तो पता ही होगा आपको। तो 0.25 को कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो 1 साल और 1/4 साल और, यानी कि 1.1/4 ईयर टोटल यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका। इसका जो है ये वाला आंसर हो जाएगा। मात्र 63% लोगों ने सही किया है। तो यहीं पर लोग पता नहीं क्यों इतना गलत कर देते हैं। आपको यहाँ पर लीड लेना है सबसे। चलिए आगे चलते हैं। सेब की दो किस्में हैं, ए और बी, जिनकी लागत है 20 रुपए और 31 रुपए है, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 24.5 रुपए हो जाए? इसको बनाने का एक तरीका होता है। एक सेब एक टाइप है, एक बी टाइप का है। ए टाइप का जो है उसका 20 रुपए पर केजी रेट है। इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और जो बी है वो 31 रुपए पर केजी वाला रेट का सेब है। मतलब किस रेशियो में मिलाया जाए कि 24.5 इसका रेट हो जाए। तो इसको रेशियो निकालने का तरीका होता है। आप इसको माइनस कीजिए और यहाँ लिखिए, इसको माइनस कीजिए और यहाँ लिखिए। जिस भी रेशियो में आएगा ना, जो भी रेशियो बनेगा ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 में से 24.5 घटाइए, मतलब जो बड़ा होगा उससे घटाना। 24 में से 24.5 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, सही बात। 31 में से 24.5 घटाइए, कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? घटा के देख लीजिए। अब ये रेशियो आ गया 6.5 अनुपात 4.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 13 पचे 65, 9 पचे 45। तो 13 अनुपात 9 में जब मिला देंगे ना, तो इतना रुपए का सेब बन जाएगा। 20 और 31 वाला सेब को जब मिलाएंगे ना 13 अनुपात 9 में, तो 24.5 रुपए वाला सेब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अनुपात 9, ये वाला। ए प्लस बी बराबर 20 दिया हुआ है, अलजेब्रा का आसान क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। और ए बी बराबर दिया हुआ है 75। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। अगर आपको नहीं पता तो एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ये होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब करना है, तो 20 का क्यूब कर दीजिए। ये देखिए ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था ना, उसको 20। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो वैल्यू निकालना ही है, तो इसको छोड़ दीजिए इस तरह से। प्लस 3 ए बी का वैल्यू 75 दिया हुआ है। और यहाँ पर ए प्लस बी फिर लिखा हुआ था, ए प्लस बी का वैल्यू 20 दिया हुआ है यहाँ पर। बताइए 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 बार 0। इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब देखिए 20 तिया 60 और 60 गुना 75, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45। ठीक है ना? तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? तो 8000 में से 4500 अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा 3500। ठीक है, तो इसका 3500 आंसर हो जाएगा। आपको अगर नहीं पता था तो ये फार्मूला है इसका, आप देख लीजिए। ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये बस 74% लोगों ने सही किया। 1 मिनट से कम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, एक आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इसको जो जिस तरीके से आप बनाएंगे वो तरीका सही नहीं होगा। आप क्या करेंगे ना कि 5 ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन, 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। तो लोग क्या करते हैं ना कि देखते नहीं है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए 5 इंटू 5 तो आप करके निकाल भी सकते हैं जल्दी से, कि 25 हो गया, 16 हो गया, फिर यहाँ पर 40 हो गया, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 37 इंटू 37 होता, 39 इंटू 39 होता, तब क्या करते हैं आप? या फिर कोई नंबर बड़ा होता, 79 इंटू 79 होता, 89 इंटू 89 होता, तब क्या करते हैं? ऐसा नहीं निकलता, इस तरह से निकलते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जो 5 लिखा हुआ ना उसको ए पकड़ लीजिए, और जो 4 लिखा हुआ ना उसको बी पकड़ लीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ? 5 इंटू 5, यानी कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये कितना लिखा हुआ? 2ab लिखा हुआ है ना। नीचे में क्या लिखा हुआ? ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा हुआ। तो आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, क्या पता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है ना? चलिए ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा? ए प्लस बी को 2 बार गुना करना है। और नीचे में लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर भी ए प्लस बी, नीचे भी ए प्लस बी।
तो एक बार एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ए का वैल्यू मैंने 5 माना है, बी का वैल्यू 4 माना, ए का वैल्यू 5 माना, बी का वैल्यू 4 माना, तो 9/1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से बनाना आपको, ठीक ना। लंबा जब क्वेश्चन आएगा ना तब इसका फायदा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि 37 गुना 37 प्लस 39 गुना 39 जोड़ 2 गुना 37 गुना 39 37 या फिर 39 गुना 39 माइनस 37 गुना 37। तब आप क्या करते हैं, तब तो वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते ना, इसको बहुत टाइम लग जाता फिर। इस केस में आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ था, तो इसमें जल्दी निकाल देते हैं। अब 37 प्लस 39 करते हैं और फिर 39 माइनस 37 कर देते हैं, जो भी आता आंसर निकल जाता। समझ में आ रहा है, इस तरह से करना था आपको। चलिए, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 7 सेंटीमीटर। एक व्हील का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। If the wheel revolves from point A to B with a speed of 220 revolutions per minute and reaches B after 20 minutes, then find the distance between A and B। अच्छा, एक मिनट में जो है ना 220 बार रिवॉल्व करता है एक मिनट में, और कितना मिनट तक गया है, 20 मिनट तक गया है। तो बताइए 20 मिनट में कितना रिवॉल्व किया होगा वो, तो 220 गुना 20 कर लेंगे, कितना रिवॉल्व किया होगा 20 मिनट में केवल। और एक बार जब रिवॉल्व करता है ना तो, अच्छा एक बार जब पहिया अगर रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व का मतलब घूमेगा, इसको हिंदी कर देता हूँ। एक बार जब ये पहिया घूमेगा, मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू हुआ, जमीन है यहाँ पर, यहाँ से घूमना शुरू हुआ, तो ये जब एक चक्कर लगा देगा तो इसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन हुआ ये पूरा, एक चक्कर जब लगाया तो, ठीक है। तो कितना कवर किया डिस्टेंस बताइए तो। अपना जो इसका पेरीमीटर है, इसका जो परिमाप है, उसी उतना ही दूरी तो कवर किया होगा ना। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में वो जो है 2πr इतना डिस्टेंस कवर करेगा। 2πr क्यों, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का परिमीटर 2πr होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर करता है। और टोटल कितना रिवॉल्यूशन मारा है, तो 220 गुना 20 रिवॉल्यूशन मारा है। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो अगर एक में कर रहा है 2πr, तो 220 गुना 20 में इतना करेगा, है ना। इतना मतलब सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब वैल्यू रख दीजिए, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, गुना 220 गुना 20, और सेंटीमीटर में पूछा क्या गया है, मीटर में देखिए पूछा गया है, ऑप्शन में मीटर में सब है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मीटर में हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर नहीं रहा, अभी मीटर हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 44 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 22 जाए 22, 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 चौके 16, लास्ट में तो 6 आना है यूनिट डिजिट से। 4 गुना 4 जब किया तो लास्ट में 6 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है इसको लास्ट में 6 है, कौन सा ऑप्शन है वो, तीसरा नंबर। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये भी 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाता, पर मैं बना रहा था तो शायद मैं अच्छा से सोचा था गलती ना हो जाए, इसलिए कैलकुलेशन में ये हो गया, लेट हो गया, 1 मिनट 20 सेकंड में बनाया हूँ। 1 मिनट में बन सकता था ये क्वेश्चन, और मात्र 43% लोगों ने सही किया, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलिए, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी जो है 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी जो है 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी कितना दिन में अकेले कर देगा। तो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 8 6 4 का कितना हो जाएगा बताइए, 24, ठीक है। 8 तिया 24, यानी कि इसका 3 का इफिशियंसी है, इसका 4 का इफिशियंसी है, इसका 6 का इफिशियंसी है, ठीक है। 8 तिया 24 होता है ना, 6 चौके 24 होता है ना, 4 छक्के 24 होता है। तो ये जो मैं एक सर्कल किया हूँ ना, ये एफिशिएंसी है, यानी कि एक जो है ना, एक दिन में 3 काम करेगा, तो 8 दिन में 24 काम कर देगा। बी और सी जो एक दिन में 4 काम करेगा, तो 6 दिन में 24 काम कर लेगा। ए और सी जो एक दिन में 6 काम करेगा, तो 4 दिन में 24 काम कर देगा। इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ए का एफिशिएंसी अगर 3 है, अगर ए का एफिशिएंसी 3 है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको देखिए ए का एफिशिएंसी 3 दिखा हुआ, तो 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और टोटल 6 एफिशिएंसी यहाँ पर देखिए, टोटल जो 6 है, तो सी का एफिशिएंसी बताए तो कितना होगा, एक अगर 3 है और टोटल 6 है, तो 6 में 3 घटा दिए 3, यानी सी का भी एफिशिएंसी 3 ही होगा इसमें। अच्छा, अगर सी का एफिशिएंसी 3 है और टोटल 4 एफिशिएंसी है, तो बताइए बी का कितना हो जाएगा, कितना जोड़े 3 में कि 4 हो जाए, कितना जोड़े, एक जोड़ने से हो गया, यानी कि बी का एफिशिएंसी 1 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब सबका एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, और सी का एफिशिएंसी भी 3 ही है। तो पूछा जा रहा है बी अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, तो टोटल 24 काम है,
और बी का एफिशिएंसी है 1, यानी एक दिन में एक ही काम करता है, तो टोटल कितना दिन लगाएगा? 24 दिन लगा देगा। इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं। देखिए 27 सेकंड में बनाया हुआ, बना सकते हैं, अब 1 मिनट से कम में बना सकते हैं इसका। 75 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों ओर से दो पुरुष देखते हैं कि मीनार जो है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों पुरुष की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? टू मैन ऑन बोथ साइड ऑफ टावर, एक टावर के दोनों साइड में, बोथ साइड लिखा हुआ है, एक साइड इधर से देख रहा है, एक साइड इधर से देख रहा है। एक साइड से जो कह रहा है वो 60 डिग्री बोल रहा है, एक साइड से जो कह रहा है 30 डिग्री कहता है, और दोनों के बीच में इन दोनों आदमियों के बीच में जो ना 75 मीटर का दूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, टू मैन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टावर 75 मीटर हाई। अच्छा सॉरी, ये टावर का, ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से, माफ कीजिएगा। ये जो टावर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टावर आपको दिख रहा है, टावर, टावर को मैं पीला रंग से कर देता हूँ या लाल से कर देता हूँ। ये आपको टावर दिख रहा है, इसका लंबाई 75 मीटर दिया हुआ है, और दोनों साइड में एक आदमी खड़ा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है टावर का ऊंचाई, और इससे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, चलिए जी, बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक दोनों आदमी के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ये वाले ट्रायंगल को, मैं इसको अलग कलर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा हो, तो इसमें 1060 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ओ येलो तो इस पे काम नहीं कर रहा, अब करेगा। हाँ जी, 1060 बराबर कितना होता है बताइए? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये बेस, इसके लिए इतना बेस हो जाएगा, इतना है, तो इसको मैं एक्स कर देता हूँ, ठीक ना, और इसको मैं बाई करता हूँ इतना दूर को, तो 1060 बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो 75 दिया हुआ, बेस एक्स माना है मैंने, तो 1060 पर का वैल्यू कितना होता है? √3, याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इस पर। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 75/√3 मीटर, ये एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक, उस तरह से बाई का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, अब जो दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर नजर डालिए, तो इसमें 30 डिग्री है, तो 1030 बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 75 ही है, लेकिन इस बार बेस जो है वाई है, 1030 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 75/y हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 75√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अब पूछा गया दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों को x प्लस वाई निकालना है, तो 75/√3 प्लस 75 इंटू √3, इसका वैल्यू निकालना है, और √3 को ना हम लोग ले सकते हैं एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 75 प्लस 75 गुना √3 गुना √3, 3 होता है, तो 75 गुना 4 बटा √3, तो 4 पचे 20, 7 चौके 28, 2 30 बटे में 3, ऊपर नीचे अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 100 से कट जाएगा, यानी कि 100√3 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों आदमियों के बीच की दूरी कितनी है? 100√3 मीटर। तो ये आसान क्वेश्चन था, आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आसान था, कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। तो ऐसा मत समझिए कि मैं इतना देर बना रहा हूँ तो क्वेश्चन हार्ड हो गया, नहीं नहीं, लेंदी क्वेश्चन है, समझ रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, पर आसान ही है। देखिए मैं 1 मिनट से भी कम में बनाया हूँ, और फिर भी मेरा जो है आप देख रहे हो रेड साइन में आया है 58 सेकंड में भी, और लेकिन 41% लोगों ने इसको गलत किया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए जी 25 नंबर पे आते हैं। Two pipes P1 and P2 can fill an empty tank in 6 घंटे and 8 घंटा respectively. Pipe P3 can empty the completely filled tank in 16 घंटा. First, both the pipes P1 and P2 are opened. After 3 hours, P3 is also opened. In what time will the tank be completely filled? हिंदी देख लीजिए जी इसका। दो ठो पाइप है P1 तथा P2, एक खाली टंकी को जो है ये लोग 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, तो P1 P2 ये 6 घंटे या 8 घंटे में भर सकता है, और P3 जो है ना इसको 16 घंटे में खाली कर सकता है, यानी माइनस वाला मतलब खाली कर देगा, ये माइनस वाला है, ये तो सब भरने वाला है और ये माइनस खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा बताइए? एलसीएम हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 48, 48 हो जाएगा इसका एलसीएम, 8 छके 48, इसका एफिशिएंसी 8 का है, इसका एफिशिएंसी 6 का है, और इसका एफिशिएंसी कितना का है? -3 का है। -3 इसलिए क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक ना, -3 का P3 का। बोला जा रहा है सबसे पहले दोनों पाइप P1 और P2 को जो है खोला जाता है,
जैसे ही खोल देंगे P1 और P2 को कितने देर के लिए, 3 घंटे के लिए। तो दोनों मिल करके पहले घंटे में तो 14 भर देंगे, 3 घंटे के लिए खोला गया, यानी कि 42 तो भर दिया ये लोग, 48 में 42 भर दिया, ठीक ना, 3 घंटे में। लेकिन क्या किया गया ना कि 3 घंटे के बाद P3 को भी खोल दिया गया। अब जैसे ही P3 को खोलेंगे तो 42 तो भर दिया, कितना खाली रह गया, तो 6 ही खाली रह गया था ना, 48 में से 42 तो भर गया, तो खाली कितना रह गया, 6 रह गया था खाली, इस 6 को भरना था। लेकिन हुआ यहाँ पर एक चीज, क्या कि P3 को भी खोल दिया गया। अब जैसे ही P3 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 8 + 6 - 3 हो जाएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 14 में से 3 जाएगा तो 11 का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि 6 लीटर जो है टंकी है उसको अब 11 के एफिशिएंसी से भरना है, तो कितने देर में भर लेंगे, 6/11 आवर्स में भर पाएंगे इसको हम लोग। तो टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी, मतलब पूरी रूप से कितने देर में भर जाएगी। तो पहले 3 घंटा हमको लग गया 42 भरने में, और बाकी लगा 6/11 घंटा, और जब P3 को खोल दिया तब भरने में, तो टोटल कितने घंटे लग गए बताइए। 3 घंटे तो लगे थे पहले, और 6/11 आवर्स अभी लग गए हमको। 11 या 33 6 39/11 घंटे टोटल मुझे लगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। केवल 35% लोगों ने सही किया है। हो सकता है कि टाइम उन लोग के पास बचा नहीं हो तो पहुंच नहीं पाए यहाँ तक, जबकि आसान क्वेश्चन है। आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है एक बार में, और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ इसमें है नहीं ऐसा बताने के लिए तो मैं दोबारा तिबारा इसको बताऊं, क्योंकि वीडियो झूठ मूठ का लंबा हो रहा है। चलिए जी, एक परिवार का मासिक आय दिया हुआ है एक पाई चार्ट के माध्यम से। कुल मासिक व्यय में से शिक्षा पर कितना % खर्च किया गया है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आउट ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। टोटल पहले जोड़ लीजिए कितना है, तो 90 है, 70 160 160 प्लस 30 190 190 प्लस 360, यानी 360% टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना है, 360%। पूछा जाता है मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहे हैं वो लोग, तो एजुकेशन पर कर रहे हैं 90% खर्चा। 360% में से 90% एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, तो बताइए कितना % ये खर्च है। तो 90/360 गुना 100, एजुकेशन बटे टोटल गुना 100, ये हो गया परसेंटेज ऑन एजुकेशन, समझ रहे हैं। तो कितना से कटेगा, 9 चौके 36, यानी कि 25% खर्च कर रहे हैं बस, ठीक ना। 360 था टोटल, 90 उसमें खर्च कर दिया, तो कितना % खर्च किया एजुकेशन में, 25% खर्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। अब लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे एजुकेशन, पढ़ेंगे भी नहीं कि टोटल कितना दिया हुआ है, वो क्या करेंगे ना, अभी देखिए इसमें कितना % लोगों ने सही किया, 59% लोगों ने सही किया। क्यों, बताता हूँ। इसमें हुआ ये होगा कि लोग ना पाई चार्ट देखे होंगे, देखे भी नहीं होंगे, 70% है, 30% है, 170% है फूड पे, वो जोड़े ही नहीं होंगे टोटल कितना है, उनको लगा वो टोटल 100% में दिया हुआ है, पर टोटल एक्चुअली 360% में दिया हुआ था। तो उसमें से क्या किए होंगे वो, ये 90% जो एजुकेशन वाला ना, वो सीधा 90% पर टिक लगा दिए और हो गया हो गलत। तो किसका आंसर 25% होगा। आपको समझ में आया कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। The sales of an automobile company increased by 20% in 2020 as compared to the 2019. However, in 2021 it fell by 20% as compared to the previous year. How many units did the company sell in 2021 if it sold 6000 units in the year 2019? इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पढ़ लिए होंगे आपने। 2019 में जो कंपनी है ना, वो क्या किया कि 6000 इकाई के सामान का बेचा है, 6000 यूनिट बेचा है। और 2020 में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 पहले बेचते थे, अब 120 बेच रहे होंगे, यानी कि पहले अगर 100 बेचते थे ना, तो अभी जो है 120 बेच रहे होंगे। इसको बोलते हैं 20% की वृद्धि। लेकिन ये 2020 का बात हुआ, ये 2020 में हुआ ऐसा घटना। अच्छा, 21 में लेकिन क्या होगा ना कि पिछले साल से 20% कम ही गई, मतलब जितना हुआ था ना अभी तक, उसमें 20% कम गया। तो 100 बेचते थे ना, तो 20% घटा देंगे, यानी कि 80 ही बेच पा रहे हैं 2021 में हम लोग, समझ रहे होंगे। तो पूछा जा रहा है कंपनी ने 21 में कितनी टोटल कितनी बेच दी, तो बस यही है इसका आंसर। काट लीजिए जो कटता है, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। 12 8 96 गुना 60, इतना ही बेच रहा होगा। 6 6 36 और 6 9 54 3 57, यानी कि 2021 में उसने 5760 यूनिट बेचे हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन। 61% लोगों ने सही किया। अगर आप इसको बना लेते हैं 1 मिनट के अंदर में, सोचिए आप कितने लीड ले लेंगे, कितने लोगों से लीड लेंगे। चलिए जी, हिंदी पढ़िए।
यदि लघुत्तम समावर्त और दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना होगा। इंग्लिश कर देता हूँ, तो इसको इंग्लिश करने की जरूरत है नहीं, पर कर देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर दो नंबर का निकालना है ना तो होता है दोनों नंबर का गुना, गुना करते जाए निकल जाएगा। तो एलसीएम कितना दिया हुआ 245 दिया हुआ है जी, और प्रोडक्ट दिया हुआ 980, और एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ तो निकालना ही है। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 980 दिया ही हुआ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखने का जरूरत है, लिख दिया 980। तो एचसीएफ का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बस कितने से कटेगा बताइए, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से ही कटेगा, हो गया। मात्र 54% लोगों ने बनाया। कितने देर का क्वेश्चन है, 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला ये पता है, ये चीज पता है कॉन्सेप्ट, इसको करने में कितना टाइम लगा मुझे, 5-10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ तो ये क्वेश्चन है एक, इसको बनाना है। इसमें तो हिंदी करने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज वही रहेगी। तो चलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये तो आपको पता ही होगा, मतलब ये तो नहीं पता है तो फिर आप प्रिपरेशन शायद नहीं कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिए। ये होता है। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है ये भी पता होगा, 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से टेन थीटा कितना होता है तो 1 बाई कॉट थीटा होता है। ये सब चीज पता होगा आपको। इस तरह से सेक थीटा कितना होता है तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा भी लिख देंगे तो वही चलेगा। जैसे उल्टा का मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई टेन थीटा, और कॉस थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा होता है। तो ये सब तो बेसिक चीजें, ये सब पता ही होगी आपको। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से पढ़िए, बहुत बेसिक है ये, मतलब सबसे बेसिक है मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। नहीं पता तो नोट कर लीजिए फिलहाल, और इसको आप ध्यान दीजिएगा, टाइम निकाल करके इसको पढ़िए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो साइन थीटा की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से टेन थीटा की जगह क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बताया था 1 होता है। कॉसेक से कॉसेक गया, कॉट से कॉट गया, तो कुछ बचा ऊपर में, कटा है, जीरो नहीं हुआ है, 1 1 हुआ है। ये कट गया मतलब डिवाइड हुआ है, तो एक हुआ है यहाँ पर, यानी कि 1 बचा है इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 57% लोगों ने सही किया है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, 1 मिनट 20 सेकंड का समय भी दिया और गलत भी हो गया, तो ये तो बहुत मैं इसको अच्छा मानता नहीं हूँ, गलती तो होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शायद मुझसे ये गलती हो गया होगा कि मैं इसको लेंदी, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुआ होगा, जो भी हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुआ होगा, मुझे पता है, और इसमें कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको बताया था कि अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है एन या टी, टी लिख सकते हैं, टाइम टाइम भी होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ 9,261 रुपये अमाउंट हो जाता है, और प्रिंसिपल जो है 8,000 है। प्रिंसिपल को अगर नीचे भेज दीजिएगा तो ए बाई पी हो जाएगा ना, 1+r/100 इंटू टाइम। इसको काटते हैं, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। 9261 को देखते हैं कितना हो जाएगा। 9261 किसी का 9 2 11 11 6 17 1 18, यानी कि 3 से ही कटेगा सबसे पहले तो ये। 3 × 8 = 24, 321, 321, 3087 हो जाएगा, यहाँ पर 3087 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, फिर 29 हो जाएगा यहाँ पर जी, फिर 3 से जाएगा, और ये तो सबको पता है 7 का क्यूब, यानी कि 777 लिखा हुआ है, यानी कि ये एक्चुअली 21 का क्यूब लिखा हुआ है, ये जो है 20 का क्यूब लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना।
बस हो गया, उसके बाद क्या करना था? ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। इसको भी अगर मैं 20 बना देता तो काम हो जाता है। अच्छा 10%, अच्छा रेट का वैल्यू 10% दिया हुआ, तो मैं क्या कर रहा था, ठीक है, रेट का वैल्यू दिया हुआ 10, यानी 11/10 टी लिखा हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 2/22 नहीं, ये तो थोड़ा सा, हाँ 11/10 और 21/20 आया यहाँ पे। 11 दूनी 22, यानी कि 3 साल तो नहीं होगा, 3 साल से कुछ कम होगा। ये कुछ 10, उफ, इसको ऐसे नहीं बना सकते हम लोग। हम्म, ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। वो तरीका, अच्छा कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ, सॉरी मुझे, मुझसे गलती हो गई है, मैं सर एनुअली कर दिया हूँ इसको, ये पूरी तरीके से गलत हो गई है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ये गलत सॉल्यूशन था, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, हो गया है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए ढंग से नहीं पढ़ने से ये सब होता है, इसको मैं हिंदी भी कर देता हूँ। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, एक धनराशि है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जो है 8,000 है, अमाउंट जो है 9261 है, रेट जो है 10% है, लेकिन कंपाउंडेड जो है ना वो सेमी एनुअली है, यानी कि रेट जो है वो 5% दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब 5% दिया हुआ है रेट, 6 महीने का जो रेट है ना वो 5% दिया हुआ है। सेमी एनुअली का मतलब होता है, सेमी एनुअली का मतलब होता है रेट जो है ना वो आधा कर देना, R/2 कर देना है। तो 6 महीने का रेट है 5%, तो 1 साल का रेट, 1 साल का रेट कितना हो जाएगा बताइए? तो 5 + 5 जोड़ 5 × 5/100 हो जाएगा, यानी कि 10.25% रेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1.5 साल का रेट कितना हो जाएगा? अगर 1.5 साल का मैं पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100, यानी कि 15.25, और प्लस में हो जाएगा कितना? 10, 25, 15, 10, 12, 1, 5, 4 अंकों के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी कि ऐसा कुछ, तो 25, 6, 7, 15.7625 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 साल में। तो 8,000 का 15.7625/100 क्या 9261 आता है? देख लेते हैं। तो 25, 40, एक जीरो और, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हो जाएगा, 8 छक्का 48, 2 50, 5 हो जाएगा, 8 56, 5 61 हो जाएगा, 6 120, 6 26, 40, 6 46 और 92, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4, यानी 9261। तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मेरे से शायद वो गलती हो गया, मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल 8,000, अमाउंट को 9261 दिया हुआ रुपीज में, ठीक है। रेट जो है 10% दिया हुआ, लेकिन सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है। सेमी एनुअली कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने में जो रेट है ना 5% होगा। तो आपको मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट होता है इस तरह से बढ़ता है। अगर 5% रेट दिया हो 6 महीने का, तो 1 साल में जो है 5 + 5 होता है, यानी कि 10.25 हो जाएगा 1 साल का रेट। 1.5 साल का निकलना होगा तो क्या करेंगे? 1.5 साल का निकलना होगा तो 1 साल प्लस फिर 6 महीने का, ये 10.25 + 5 इस तरह से निकालेंगे तो 15.765 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझाने के लिए जो मैं बताना चाहता था, मैं 1.5 साल कैसे निकाला हूँ?
क्योंकि 2 साल तक तो नहीं होगा, 2 साल तक मैं देख चुका था कि 2 साल में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 22% हो जाएगा और 22% पे आ नहीं रहा था, मैं जब कैलकुलेट किया था तो। तो इसको ऐसे करेंगे, अमाउंट जो है दिया हुआ था 9261 और प्रिंसिपल जो है दिया हुआ 8000। तो आप बताइए, ये क्या बोलते हैं, सीआई कितना हो जाएगा? सीआई कितना हो जाएगा? तो 9261 में से 8000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1261 रुपया जो है वो हो जाएगा सीआई। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, जो देखिए, तो सीआई का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पी गुना आर बटे 100। अगर रेट को आपने निकाल लिया है, रेट अगर 1.5 साल के लिए निकाल लिया तो सीधा रख दीजिए। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 8000। और रेट निकाला है मैंने 15.7625 बटे 1000। इसको जब आप काटेंगे ना, तो ये जो है ना इतना निकल कर आ जाएगा 1261। इसको जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 15.7625 में, तो 1261 आ जाएगा। और 1261 ही मेरा आ रहा है दोनों घटाने के बाद, यानी कि रेट जो है ना वो 1.5 साल में ही, मतलब 1.5 साल में रेट जो है, टाइम 1.5 साल लगेगा तब जाकर के 8000 रुपया जो 9261 रुपया हो जाएगा। तो इससे भी एक तरीका होगा आसान, मुझे पता है, लेकिन वो मैं अभी दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो ये तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। आपको अगर पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शायद मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया लास्ट लास्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है, तब सजेशन भी दीजिए। बाकी 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, 30 मिनट को सोल्व कराने में 1.5 घंटे का मैंने समय लिया है। आपको समझ में आया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन शायद मैं समझा नहीं पाया ढंग से, कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। समय की कमी के कारण मैं थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा था, इसलिए गड़बड़ भी हो गई। चलिए, थैंक यू।